नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने और फिर उसके बाद में शून्य और गुणांकों के बीच के जो हमने दो संबंध पढ़े कि शून्यकों का जो योग है वो बराबर होता है -b/a के और जो शून्यकों का गुणनफल है वो बराबर होता है c/a के। इन दोनों संबंधों की हमें सत्यता देखनी है कि क्या वास्तव में ये संबंध सही है या गलत है। सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया होगा उसको px के बराबर रखेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है, बहुपद को लिखेंगे px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसके शून्य ज्ञात करने तो सबसे पहले हम इसका मान 0 मान के चलते हैं। इसका मान 0 है और 0 मान x के कौन से मान पे आता है वो मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए px है वो बराबर होगा किसके, 0 के। अब px का मान लिख देते हैं। px का मान है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब बराबर 0 लगाते ही ये एक समीकरण बन जाती है, बराबर का चिन्ह आते ही समीकरण हो गई। हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है। द्विघात समीकरण को हल करने की प्रश्नावली नंबर 4 है, उसके अंदर 2-3 विधि दे रखी है। उनमें से जो पहली विधि है वो है मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो चरराशि है उसकी एक घात का जो पद है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं और दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि उनको जोड़ने पर तो वापस जो हमें पद दे रखा है वो पद आ जाए और उनका जो गुणा है वो दो घात का जो पद है उसके और अचर पद के गुणा के बराबर आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दो घात का पद है उसका गुणांक, एक घात के पद का गुणांक और अचर पद को क्रमशः लिखते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक, x² के गुणा में कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 है। फिर उसके बाद में x की एक घात का गुणांक हमें दे रखा है -2 और उसके बाद में अचर पद हमें दे रखा है -8। अब पहली और तीसरी संख्या है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की है तो गुणा माइनस में आएगा, 1 का 8 से गुणा करेंगे 8। अब बीच वाला पद हमें दे रखा है -2, इस -2 के टुकड़े करने तो गुणा है वो हमारे पास माइनस में आया है और माइनस में गुणा तभी हो सकता है जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो, यानी कि विपरीत चिन्हों का गुणा है वही केवल माइनस आता है। हमें जो संख्या दे रखी है जिसके हमें टुकड़े करने वो संख्या माइनस की दे रखी है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो माइनस की आएगी और छोटी संख्या है वो प्लस की आएगी। क्योंकि जब बड़ी संख्या माइनस की होगी दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होंगी, अलग अलग चिन्ह की संख्या तो उनका घटाव होता है और घटाव के अंदर उत्तर उसी चिन्ह का लिखा जाता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे बड़ी जो संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। अब हमें दो के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले हमने चिन्ह का निर्धारण कर लिया, एक संख्या माइनस की आएगी, एक संख्या प्लस की आएगी और बड़ी संख्या माइनस की होगी। अब दो के दो टुकड़े करते हैं और दो टुकड़े हमें इस प्रकार से करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो 2 आ जाए, क्योंकि विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटाव होगा तो यहाँ पे हम घटाव का देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएं लें जिनको घटाने पर 2 आ जाए और उनका गुणा करने पर 8 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 2 और 4। अगर 4 में से हम 2 को घटाएंगे 2 बचेंगे और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या है वो 4 है तो माइनस के 4 आएंगे और प्लस के 2 आएंगे। अब यहाँ पे हमें चरराशि x दे रखे, दोनों के आगे x लगा देंगे तो -2x की जगह एक तो लिखा जाएगा -4x और प्लस में लिखा जाएगा 2x। तो लिखेंगे x² माइनस 2x की जगह आ जाएगा 4x प्लस 2x। देखिए दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की है और चौरासी दोनों में समान है, दोनों का घटाव हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे वापस बचेंगे हमारे पास -2x। यानी कि टुकड़े करने के बाद में भी जो हमें मूल संख्या दे रखी है उत्तर वही आना चाहिए। आगे दे रखा है -8 और बराबर में 0। अब पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे और अंतिम दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे। तो हमारे पास पहले जो दो पद हैं इन दोनों के अंदर चरराशि x है वो दोनों के अंदर समान है, x की एक घात, x को कॉमन ले लेंगे। पहले पद से हमारे पास x की दो घात है तो x की एक घात बचेगी, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस। अब दूसरे पद में अगर x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x के अलावा हमारे पास बचता है 4, ब्रैकेट बंद, आगे हमें चिन्ह दे रखा है प्लस तो प्लस चिन्ह लिखेंगे।
आगे वाले दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए हमें पहले वाले ब्रैकेट को ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों का ब्रैकेट समान बनेगा। अगर ब्रैकेट समान नहीं है इसका मतलब उत्तर हमारा गलत है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम देखें, पहला पद आ रहा है एक्स, एक्स के गुणा में कोई भी संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब एक्स के गुणा में जो भी संख्या है वो कॉमन आ जाएगी। तो एक्स के गुणा में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 के अलावा पहले पद से बचेगा एक्स, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस। 8 में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, उसके लिए 8 के अंदर हम 2 का भाग दे देते हैं। जिस संख्या का हमने कॉमन ले रखा है उस संख्या का दिए गए पद में भाग दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या बचेगी। तो 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ब्रैकेट बंद और बराबर में 0। अब हमारे पास 2 पद बन गए, क्योंकि ब्रैकेट और संख्या के बीच में हमेशा गुणा का पद चिन्ह होता है, और जब तक गुणा का चिन्ह है हमेशा एक पद माना जाता है। दोनों पदों के अंदर हम देखें तो ब्रैकेट है वो हमारे पास समान है, ब्रैकेट समान है, इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद में पहले पद से हमारे पास x बचेगा, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस, और दूसरे पद से ब्रैकेट के अलावा हमारे पास बचता है 2 और बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट गुणा के रूप में आ गए, तो 2 संख्याएं जिनका गुणा 0 के बराबर है, ये तभी संभव है जब इनमें कम से कम एक संख्या 0। जब तक एक संख्या 0 नहीं होगी कभी भी 2 संख्याओं का गुणा 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो जो पहला ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 4, इसका मान 0 होगा, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट हमें दे रखा है x प्लस 2, इसका मान 0 होगा। इस प्रकार हमारे पास 2 रेखिक समीकरण आ गई, दोनों को हल करके x के मान निकालेंगे। पहले समीकरण में x के माइनस में 4 दे रखा है, -4 दाईं तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा +4। या फिर यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 को हल करें, x के प्लस में 2 है, दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो x के 2 मान आ गए, प्लस के 4 और माइनस के 2, ये दोनों इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यकों को अल्फा और बीटा से लिखा जाता है, तो हम लिख देंगे कि अतः px के 2 शून्यक, px के 2 शून्यक, पहले को लिख देंगे अल्फा बराबर 4 व बीटा बराबर -2 है। ये तो पहला पार्ट हो गया जिसके अंदर हमें शून्यक ज्ञात करना था। दूसरे पार्ट के अंदर हमें शून्यक और गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हमारे पास गुणांक होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें बहुपद दे रखा है, बहुपद px बराबर हमें दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8, इस बहुपद की तुलना इसके व्यापक रूप से करेंगे। px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना व्यापक रूप, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस व्यापक रूप से करने पर, तो व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो हमारे पास जो दोनों बहुपद हैं, व्यापक रूप और जो बहुपद हमें दे रखा है, दोनों के अंदर हम देखें x² की जगह x² आए, व्यापक रूप में x² के गुणांक को लिखा है a से, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें x² का गुणांक आया 1, तो यहाँ पे a बराबर हो गया 1। इसी प्रकार x के गुणांक को देखें, व्यापक रूप में x के गुणांक को b से लिखा जाता है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें x का गुणांक -2 है, तो b का मान हो गया -2। व्यापक रूप में अचर पद को c से लिखा जाता है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें अचर पद है -8। तो इस प्रकार a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8। शून्यक भी आ गए हमारे पास और गुणांक भी आ गए। अब हम क्या करते हैं कि शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे तो जो पहला शून्यक है वो तो है अल्फा, और दूसरा शून्यक है बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान हमारे पास है 4, आगे चिन्ह प्लस, बीटा का मान -2 दे रखा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह, संख्या दे रखी है 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की है, और विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव होता है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बड़ी संख्या माइनस प्लस की है तो प्लस के 2 बचेंगे, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे। अल्फा का मान हमें दे रखा है 4 और बीटा का मान हमें दे रखा है -2, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -4 का 2 से गुणा करेंगे 8, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम
माइनस बी बट्टा ए और सी बट्टा ए का मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा है वो तो माइनस बी बट्टा ए के बराबर लेके आना है और अल्फा बीटा बराबर लेके आना है सी बट्टा ए के। तो हमारे पास ए का मान है वो तो है 1, बी का मान है -2 और सी का मान है -8। तो नाउ अब हम निकालते हैं पहले माइनस बी बट्टा ए, माइनस की जगह माइनस चिन्ह, बी का मान है -2 बट्टे ए का मान है 1, माइनस बी बट्टा ए बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह प्लस आएगा, संख्या है ऊपर 2 भाग में 1, माइनस बी बट्टा ए बराबर 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 तथा ए का मान ज्ञात करते हैं सी बट्टा ए का, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो सी का मान हमारे पास है -8 बट्टे ए का मान है 1, तो सी बट्टा ए बराबर आ जाएगा -8, नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम देखते हैं समीकरण 1 के अंदर अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 2, तो और समीकरण 3 है वो बराबर है माइनस बी बट्टा ए के। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से दोनों की तुलना करें। समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा और बराबर है 2 के, और समीकरण 3 में 2 किसके बराबर है माइनस बी बट्टा ए के। तो 2 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा ए, और यही हमें सत्यापित करना था। अब हम देखते हैं समीकरण 2 और 4 में। समीकरण 2 है वो अल्फा बीटा के रूप में, और समीकरण 4 है वो हमारे पास है सी बट्टा ए के रूप में। तो समीकरण 2 व 4 से, तो समीकरण 2 है उसमें अल्फा बीटा बराबर दे रखा है -8, और समीकरण 4 में -8 है वो बराबर है किसके सी बट्टा ए के। तो हम अल्फा बीटा बराबर -8 की जगह लिख सकते हैं सी बट्टा ए। तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी बट्टा ए के, और अल्फा बीटा बराबर आ गया सी बट्टा ए के, और यही हमें सत्यापित करना था। अब आगे देखते हैं 2 नंबर पार्ट। हमें बहुपद दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस बहुपद के पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो जो बहुपद है उसके अंदर चरराशि s दे रखी है, तो हम लिखेंगे कि दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है। अब चरराशि s है तो इसे लिखा जाएगा PS से, PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। शून्य ज्ञात करने तो सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। शून्य के ज्ञात करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि बहुपद PS है, इसका मान 0 है। अब PS का मान लिखते हैं। PS का मान हमें दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब बीच वाले पद के 2 टुकड़े करते हैं, तो उसके लिए s² का गुणांक, 2 घात का पद है उसका गुणांक लिखते हैं 4, s की 1 घात के पद का गुणांक -4, और अचर पद दे रखा है 1। पहले और तीसरे पद का गुणा करते हैं, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो दोनों प्लस की संख्या है, प्लस के आ जाएंगे, 4 एकम 4। गुणा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो 2 टुकड़े होंगे वो या तो प्लस के होंगे दोनों, या फिर दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि प्लस का प्लस से गुणा करने पर भी गुणा प्लस में आता है, और माइनस का माइनस से गुणा करने पर भी गुणा प्लस में आता है। तो दोनों स्थितियों में गुणा प्लस में आ रहा है, तो हमें दोनों टुकड़े प्लस के लेने या माइनस के लेने, ये निर्भर करेगा बीच वाले पद के चिन्ह पर। यहाँ पे जो हमें बीच वाला पद दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, इसका मतलब दोनों टुकड़े माइनस के आएंगे। अब दोनों टुकड़े माइनस के हैं और समान चिन्ह की संख्या हमेशा जोड़ी जाती हैं, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम 2 संख्या ऐसी कौन सी लें जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। यहाँ पे अगर दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तब तो हम घटाने का देखते हैं, क्योंकि अलग अलग संख्याओं जो चिन्ह की संख्या है उनका घटाव होता है, और अगर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होती हैं तब हम जोड़ने का देखते हैं कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं लें जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। तो अगर हम 2 में 2 जोड़ें तो 4 आते हैं, और 2 को अगर 2 से गुणा कर दें तो भी हमें 4 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 2। जोड़ के देख लो, दोनों संख्या माइनस की हैं, जोड़ी जाएंगी, 2 और 2 4, माइनस के तो माइनस के 4, और गुणा करेंगे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। चरराशि दे रखी है s, तो दोनों के आगे s आ जाएगा। तो -4s की जगह हमें लिखना है -2s और -2s। तो इसे लिखेंगे 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस में 1 बराबर 0। अब पहले 2 पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे, तो पहले 2 पदों में हम देखें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा रहा है। तो एक तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, और एक s की 1 घात है वो दोनों के अंदर है।
तो 2s को हमने कॉमन ले लिया। 2s को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे कौन सी संख्या बचेगी, तो पहले पद से हम देखें तो 4 के अंदर अगर हम 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो वहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, 2 शेष बच गया। एस की 2 घात है, एक घात को कॉमन ले लिया, एस की 1 घात बचेगी, फिर आगे चिन्ह माइनस का, 2s है उसमें से पूरा पद कॉमन ले लिया हमने, 2s कॉमन ले लिया, पूरा पद कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, आगे चिन्ह हमें दे रखा है माइनस, माइनस चिन्ह कॉमन लेते ही आगे की संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2s और 1 दो पद हैं, दोनों पदों में कोई भी संख्या समान नहीं है, और जब कोई भी संख्या समान नहीं होती है तो वहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 1, क्योंकि 1 को दोनों संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। 1 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे संख्या माइनस की है तो ये प्लस की लिखी जाएगी, प्लस के 2s बचेंगे, प्लस चिन्ह है इसको लिखा जाएगा माइनस, 1 में से 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 1। अब माइनस चिन्ह लेते ही, माइनस कॉमन लेते ही हम चिन्ह क्यों चेंज करते हैं, उसका कारण क्या है कि जब हम माइनस चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो वापस हमें जो संख्या दे रखी है वही प्राप्त होनी चाहिए। माइनस का अगर प्लस से गुणा करते हैं तो हमें माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, और अगर हम -1 का -1 से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, वापस हमें चिन्ह प्राप्त हो जाएगा प्लस। बराबर में हमें दे रखा है 0। अब हमारे पास दो पद बन गए, दोनों पदों में ब्रैकेट हमारे पास समान है, इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट को कॉमन लेते ही पहले पद से हमारे पास बचेगा 2s, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट के अलावा यहाँ पे बचता है 1 और बराबर में 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट गुणा के रूप में आ गए और दोनों का गुणा है वो 0 के बराबर आ रहा है, और ये तभी संभव है जब इनमें से कम एक संख्या 0, तो हमें पहले से ही पता नहीं है कि कौन सी संख्या 0 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि या तो पहला ब्रैकेट है 2s - 1 इसका मान 0 होगा, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट हमें दे रखा है 2s - 1 इसका मान 0 होगा। अगर 2s - 1 बराबर 0 तो ये एक रेखिक समीकरण बन गई, इसको हल करेंगे। माइनस के 1 है, सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं, तो 2s बराबर माइनस है वो परिवर्तित हो जाएगा प्लस चिन्ह में, प्लस के 1 हो जाएंगे। अब s के गुणा में 2 है तो गुणा में जो संख्या होती है वो दूसरी तरफ भाग में चली जाती है, तो s बराबर 1 पहले से ही दे रखा है, 2 गुणा में 2 भाग में आ जाएगा, तो s बराबर 1/2। इसी प्रकार आगे वाले समीकरण को हल करते हैं, 2s के माइनस में 1 है, माइनस में है तो दूसरी तरफ प्लस में आ जाएगा। अब s के गुणा में 2 दे रखा है, गुणा में जो संख्या है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगी, तो s बराबर 1/2। तो s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, दो हमारे पास s के मान आ गए, दोनों मान समान आए। चौथी प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण होती है उसके मूल समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब ये हमारे पास s के मान आ गए, ये इस बहुपद के शून्यक हो गए, और शून्यकों को लिखा जाता है अल्फा और बीटा से, तो अतः बहुपद PS के दो शून्यक, बहुपद PS के दो शून्यक, पहले शून्यक को लिखेंगे अल्फा से, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर दूसरा शून्यक भी 1/2 है, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 है। ये तो पहला काम हो गया, इसके शून्यक ज्ञात करना। दूसरा काम हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है, तो उसके लिए हमारे पास गुणांक होने चाहिए। गुणांक प्राप्त करने के लिए जो हमें बहुपद दे रखा है 4s² - 4s + 1, इसकी तुलना इसके व्यापक रूप से करते हैं, तो बहुपद PS बराबर बहुपद PS बराबर 4s² - 4s + 1 की तुलना व्यापक रूप, अब पहले बहुपद है वो चर राशि x के अंदर था तो व्यापक रूप में x लेके आए थे, यहाँ पे चर राशि s है तो s के रूप में व्यापक रूप लिखेंगे, तो व्यापक रूप हो जाएगा as² + bs + c। इस व्यापक रूप से हम इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर देखिए जो दो घात का पद होता है उसके गुणांक को a से लिखा जाता है, तो व्यापक रूप में दो घात के जो पद है उसके गुणांक को a से लिखा है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें दो घात के पद का गुणांक +4 है, तो a का मान 4 हो गया। इसी प्रकार s का गुणांक, व्यापक रूप में s का गुणांक b है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें s का गुणांक -4 है, तो b का मान -4, और व्यापक रूप में अचर पद को c से लिखा है, और हमें जो बहुपद दे रखा है उसमें 1 है, तो a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। अब हम क्या करते हैं कि जो हमें दो संबंध स्थापित करने, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक अल्फा बीटा बराबर c/a, इन चारों के हम मान ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का, -b/a का, अल्फा बीटा का और c/a का। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योग
शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान हमें दे रखा है 1/2 प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1/2। तो 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, या तो लघुत्तम लेके हल कर लो, नहीं तो 1/2 और 1/2 होते हैं एक, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके अलावा एक हमें ज्ञात करना है अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो एक हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर अल्फा का मान हमारे पास है 1/2 गुणा बीटा का मान है 1/2। गुणा करेंगे तो भिन्नों के गुणा का नियम होता है कि अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। एक का गुणा एक से करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम ज्ञात करेंगे एक माइनस बी बट्टा ए का मान, तो नाउ माइनस बी बट्टा ए बराबर माइनस की जगह माइनस चिन्ह, बी का मान हमें दे रखा है -4 और भाग में ए का मान हमारे पास है 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस बी बट्टा ए बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ऊपर संख्या है 4 और भाग में हमारे पास जो संख्या है वो है 4, तो ये हो जाएगा +4/4, +4/4। अब 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 में 4 का भाग एक बार चला जाएगा, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तथा एक हमें ज्ञात करना है सी बट्टा ए का मान। अगला पद है सी बट्टा ए, तो सी का मान हमें दे रखा है 1/ए का मान हमारे पास है 4, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बट्टा ए ये आ रहे हैं समीकरण 1 व 3 में, तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 के अंदर हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और 1 है वो समीकरण 3 के अनुसार किसके बराबर है -b बट्टा ए के। एक चीज़ तो हमें यही सत्यापित करनी थी, दूसरी सत्यापित करनी है अल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए के, और अल्फा बीटा और सी बट्टा ए ये आ रहे हैं समीकरण 2 और 4 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से। तो समीकरण 2 है इसके अंदर हमें दे रखा है अल्फा बीटा बराबर 1/4, अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1/4, और समीकरण 4 से 1/4 की जगह हम लिख सकते हैं क्या सी बट्टा ए, क्योंकि 1/4 है वो सी बट्टा ए के बराबर है, तो 1/4 की जगह हम लिख सकते हैं सी बट्टा ए। यही दो संबंध हमें सत्यापित करने थे। आगे 3 नंबर पार्ट, हमें बहुपद दे रखा है 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद को px के बराबर, बहुपद px बराबर 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमें बहुपद दिया होगा वो घटती घातों के रूप में दिया होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले 2 घात का पद, फिर उसके बाद में 1 घात का पद और लास्ट में अचर पद। तो इसे व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। सबसे पहले 2 घात का पद 6x², फिर उसके बाद में 1 घात का पद, और जब हम पद को पहले लिखते हैं तो उससे पहले जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को साथ में लिखेंगे। हमें दे रखा है -7x और लास्ट में अचर पद को लिखेंगे जो कि हमारे पास है -3। अभी हमें बहुपद दे दिया, पहले और दूसरे पार्ट की तरह ये हल हो जाएगा। इसको फास्टली हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया होगा उस बहुपद को हम शून्य के बराबर लिखेंगे, यानी कि बहुपद px है वो बराबर लिखेंगे हम 0 के। अब बहुपद px हमें दे रखा है 6x² -7x -3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण बन गई इसको हल करके x के मान ज्ञात करने, तो इसके जो बीच वाला पद है उसके 2 टुकड़े करेंगे, मध्य पद विभाजन जो विधि है वो काम में लेंगे। तो सबसे पहले x² का गुणांक लिखते हैं, x² का गुणांक 6, फिर उसके बाद में x की 1 घात का गुणांक -7 और उसके बाद में अचर पद -3। अब पहले और तीसरी संख्या का गुणा कर देते हैं, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो गुणा माइनस में आएगा। 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18। अब यहाँ पे गुणा माइनस में आ रहा है, गुणा माइनस में आ रहा है तो एक संख्या प्लस की आएगी और एक संख्या माइनस की आएगी। बीच वाला पद है उसमें जो संख्या दे रखी है वो माइनस की दे रखी है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की आएगी और छोटी संख्या प्लस की आएगी। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की आ रही हैं तो हमें घटाव का देखना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिनको घटाने पर 7 आ जाए, क्योंकि विपरीत चिन्हों की संख्या होती है उनका घटाव होता है। तो दो संख्याएं लो जिनको घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए।
तो ऐसी हम दो संख्या ले सकते हैं कि जब विपरीत चिन्ह की संख्या होती है ना, तो उनमें एक संख्या है वो तो इससे बड़ी होगी और दूसरी संख्या इससे छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन एक संख्या तो निश्चित रूप से इससे बड़ी होगी। तो एक संख्या तो इससे बड़ी ले लेते हैं हम 8। अब 8 में से अगर एक घटाते हैं तो 7 बचते हैं, लेकिन 8 का 1 से गुणा करते हैं तो ये आता है 8, जबकि हमें गुणा प्राप्त करना है 18। तो आगे वाली संख्या ले लेते हैं। अगर एक संख्या हम 9 लें, फिर दूसरी संख्या हमें लेनी होगी 2, क्योंकि 9 में से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। 9 को 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूए 18, यानी कि इनका जो घटाव है वो तो आ रहा है हमारे पास 7 और गुणा है वो आ रहा है 18। तो एक टुकड़ा तो हो जाएगा माइनस का 9 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा प्लस के 2। विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 7 बचेंगे और विपरीत चिन्ह की संख्या तो गुणा माइनस में आएगा। 9 का 2 से गुणा 18। चर राशि हमें x दे रखी है तो दोनों के आगे x लिख देंगे। माइनस 7x की जगह जाएगा माइनस के 9x और प्लस के 2x। तो 6x² माइनस 7x की जगह माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 और बराबर में 0। अब पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे, अंतिम दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे। तो पहले दो पदों में हम देखें तो हमारे पास इनके अंदर एक तो 3 का भाग है ना, वो दोनों संख्याओं के अंदर जा रहा है। 6 वो भी 3 के बारे में आ रहा है, 9 भी 3 के बारे में आ रहा है। तो एक तो इनमें कॉमन आ जाएगा 3 और दूसरा x की एक घात है वो दोनों के अंदर है। कम जो छोटी घात होती है वो दोनों के अंदर विद्यमान होती है, तो उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे x की एक घात दोनों में है, 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 के अंदर हम 3 का भाग दें तो ये 2 बार जाता है, यानी कि एक तो यहाँ पे बचेगा 2। x² है उसमें से x की एक घात कॉमन ले ली, x की एक घात बचेगी। आगे चिन्ह में दे रखा है माइनस 9x है उसमें से कॉमन ले 3x कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, तो वो देखने के लिए 9 में 3 का भाग देते हैं। 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है और x है वो हमने कॉमन ले लिया। दूसरा ये देख सकते हैं 9 है उसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन आ गया और 3 यहाँ पे शेष बच गया। आगे वाले पद में हम देखें एक तो हमें चिन्ह दे रखा है यहाँ पे प्लस, दोनों संख्याएं 2x और 3 है, इन दोनों के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। दूसरा ये देखें कि हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है उसमें पहला पद 2x है और यहाँ पे भी पहला पद 2x आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो 1 आएगा। कोई भी संख्या समान नहीं है तो वहाँ पे कॉमन 1 आ जाएगा। एक कॉमन लेंगे, पहले पद से बचेगा 2x माइनस दूसरे पद से बचेगा 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे हमने 9x प्लस 2x लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² प्लस के 2x है इनको पहले लिख सकते हैं और माइनस के 9x है इनको बाद में लिख सकते हैं। संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो चिन्ह जिस चिन्ह की संख्या है ना वही चिन्ह आएगा उसके साथ। 9x माइनस के हैं तो 9x से पहले माइनस आएगा और 2x प्लस के हैं 2x से पहले प्लस चिन्ह आएगा। और आगे हमें दे रखा है -3। अब यहाँ पे जब हम इनको इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले दो पदों में हम देखें 2 का भाग दोनों में जा रहा है, एक दूसरा x की एक घात है वो दोनों के अंदर है। 2x को कॉमन लेंगे तो पहले पद से 6 में से 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 3, x की 2 घातें उनमें से एक घात कॉमन ले ली, x की एक घात बचेगी प्लस यहाँ से 2x पूरा पद कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1, ब्रेक बंद। आगे हमारे पास चिन्ह माइनस दे रखा है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे। उसके अलावा देखें इन दोनों पदों में 3 का भाग है वो दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को कॉमन लेने के बाद में पहले पद से क्या बचेगा, संख्या माइनस की है तो प्लस की लिखी जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही संख्या विपरीत चिन्ह की लिखी जाती है। क्योंकि जैसे ही हम माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर वापस जो हमें पहले पद दे रखा है वो प्राप्त हो जाता है। 9 के अंदर 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। दूसरा यहाँ पे शेष बचेगा x, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, माइनस कॉमन ले रखा है तो ये हो जाएगा प्लस, 3 में से 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट है वो क्या बनेगा, समान बनेगा। दोनों ही तरीकों से जो लास्ट में जो हमारे पास दोनों गुणनखंड आएंगे वो समान आएंगे। केवल इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कॉमन लेना आसान हो जाता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जो माइनस की संख्या है उसको पहले लिखते हैं ताकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है उसको हल करने में हमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे दोनों पदों के अंदर ब्रैकेट है वो हमारे पास समान आ गया, तो समान ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 3। ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद में पहले पद से हमारे पास बचेगा 3x, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस। दूसरे पद में ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचेगा x और बराबर में 0। अब हमारे पास दो पद गुणा के रूप में आ गए और इनका जो गुणनफल है वो 0 आ रहा है। और गुणनफल 0 तभी आ सकता है जब इनमें से कम एक संख्या 0। हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या 0 है, इसका मतलब या तो जो पहला ब्रैकेट है 2x माइनस 3 इसका मान 0 हो सकता है, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट हमें दे रखा है 3x प्लस 1 इसका मान 0 हो सकता है। अगर पहले ब्रैकेट का मान 0 के बराबर है
तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2x के माइनस में 3 है, सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं, तो माइनस के 3 है, ये दाईं तरफ प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3। अब x के गुणा में 2 है, गुणा में संख्या वो दूसरी तरफ भाग में आ जाती है, तो x बराबर 3 हमें पहले से ही दे रखा है, 2 गुणा में 2 भाग में आ जाएगा, तो x का एक मान आ गया 3/2। 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो 3x के प्लस में 1 है, सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं, तो 3x के प्लस में 1 है तो दाईं तरफ हो जाएगा माइनस का 1। अब x के गुणा में 3 है, गुणा में जो संख्या होती है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाती है, तो x बराबर पहले से -1 दे रखा है, 3 गुणा में, तो 3 किस में आ जाएगा, भाग में, तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए, 3/2 और -1/2। तो अतः बहुपद px के दो शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और दूसरे शून्य को लिख देंगे बीटा बराबर है कितना, -1/3। अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो हमें बहुपद दे रखा है, बहुपद हमें क्या दे रखा है, 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3। इसकी तुलना व्यापक रूप ax² + bx + c से करने पर, तो जब इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक है वो 1 है, और यहाँ पे x² के गुणा में 6 है, तो a का मान 6 आ गया। यहाँ पे x का गुणांक है वो b है, और यहाँ पे x के गुणा में लिखा है -7, तो b का मान हो गया -7, और यहाँ पे अचर पद को लिखा है c से, और यहाँ पे अचर पद को लिखा है -3 से, तो c का मान हो गया -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो लेके आना है -b/a के, और अल्फा बीटा बराबर लेके आना है c/a के, तो इन चारों के मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान हमारे पास है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3, तो माइनस की संख्या इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 3/2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -1/3। अब ये हमारे पास भिन्नों का घटाव हो गया। अब भिन्नों का घटाव है तो इसे लघुत्तम लेके हल करेंगे, नीचे वाली दोनों संख्याएं 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 के लघुत्तम लेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार, 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 की जगह 3 लिखेंगे। अब इसमें भाग चला जाएगा 3 का, 1 में भाग जाएगा नहीं, 3 में 3 का भाग चला जाएगा एक बार, लास्ट में 1 1 आ गए तो गुणनखंड पूरा हो गया। अब भाग गया 2 और 3 बार, दोनों को गुणा कर देंगे 6, तो इनका जो लघुत्तम है वो 6 आ जाएगा। अब 6 के अंदर पहली जो संख्या है उसमें जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देंगे, तो 6 के अंदर हम भाग देंगे 2 का, जब 6 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 3 बार देने पर 3 2 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0। अब जो भागफल आया है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा कर देंगे 3 से, 3 3 हो जाएंगे 9, आगे संख्या दे रखी है माइनस की। अब 6 के अंदर आगे वाली जो संख्या है 1/3, उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा 2 बार। अब जो भागफल है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2। अब ऊपर वाली संख्या को हल करते हैं, 9 - 2, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, विपरीत चिन्ह की संख्याएं और विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव किया जाता है, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, बड़ी संख्या है वो प्लस की है तो प्लस के 7 बचेंगे, भाग में 6। ये हमारे पास मान आ गया अल्फा प्लस बीटा का, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें मान ज्ञात करना है अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा बराबर अल्फा का मान हमारे पास पहला जो शून्य का वो दे रखा है 3/2 गुणा दूसरा शून्य दे रखा है -1/3, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस की संख्या को हमेशा। अब इनको हल करते हैं तो दोनों संख्याएं गुणा में और एक एक पद दे रखे हैं दोनों में, तो अगर ऊपर और नीचे की संख्या में समान संख्या का भाग जा रहा है तो हम भाग दे सकते हैं, या पहले इनका गुणा कर लो आपस में, अंश का अंश से गुणा और हर का गुणा हर से। 3 का गुणा -1 से करेंगे, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, -3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, हर का गुणा हर से, 2 का गुणा 3 से, 2 3 6। तो अल्फा बीटा बराबर संख्या तो हमें दे रखे माइनस की, ऊपर 3 है नीचे 6, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग एक बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम एक तो मान ज्ञात करेंगे -b/a का। अब -b/a का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस की जगह माइनस चिन्ह, b का मान हमें दे रखा है -7/a का मान हमारे पास है 6, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस चिन्ह, संख्या है हमारे पास 7/6, ये मान आ गया -b/a का, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। और एक हमें मान ज्ञात करना है c/a का,
तो c बट्टा a बराबर, तो c का मान है वो हमारे पास है -3 और a का मान है 6, तो ये आ जाएगा -3 बट्टा 6। संख्या हमें माइनस की दे रखी है, 3 और 6 दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग एक बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, तो c बट्टा a का मान आ गया -1/2। नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब जो हमें बराबर सिद्ध लेके आना है वो एक तो है समीकरण 1 और समीकरण 3, इन दोनों को हमें बराबर लेके आना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देते हैं। लिखने का तरीका पहले और दूसरे पार्ट की तरह रहेगा। दोनों की तुलना करेंगे तो पहली समीकरण है उसमें हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर में 7/6, और समीकरण 3 से जो 7/6 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं -b/1। तो एक तो ये सत्यापित हो गया। दूसरी जो चीज़ हमें सत्यापित करनी है वो 2 नंबर और 4 नंबर समीकरण में अल्फा बीटा बराबर c/a, तो समीकरण 2 और 4 की तुलना करेंगे तो समीकरण 2 में हमें दे रखा है अल्फा बीटा बराबर -1/2, और -1/2 है उसकी जगह समीकरण 4 के अनुसार क्या लिखा जा सकता है c/a, और यही चीज़ हमें सत्यापित करनी थी। अब आगे देखते हैं हम 4 नंबर पार्ट। हमें बहुपद दे रखा है 4u² प्लस 8u। अब एक चीज़ देखें, हम ऊपर वाले जो हमें 3 सवाल दे रखे थे, पहला दूसरा और तीसरा पार्ट, तीनों के अंदर हमें 3 पद दे रखे थे, यानी कि चर राशि की 2 घात का पद भी था, चर राशि की 1 घात का पद भी था, और उसका अंदर हमें अचर पद भी दे रखा था। जब हमें ये तीनों पद दे रखे हो, 2 घात का पद, 1 घात का पद और अचर पद, तब तो हम इसे मध्य पद विभाजन विधि है उसके द्वारा हल करते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि हमें 4 नंबर पार्ट में दे रखा है, यहाँ पे हमें 2 घात का पद दे रखा है, 1 घात का पद दे रखा है, लेकिन अचर पद नहीं दे रखा है। तो जब हमें अचर पद नहीं दे रखा हो उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें बहुपद क्या दे रखा है। तो दिया गया बहुपद है, बहुपद के अंदर यहाँ पे चर राशि u दे रखी है, तो बहुपद को लिखेंगे pu से, क्योंकि ब्रैकेट में वही चर राशि लिखी जाती है जिसके रूप में हमें बहुपद दे रखा है, और बराबर हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर हमारे पास केवल 2 पद हैं, 2 घात का और 1 घात का पद। तरीका वही रहेगा शुरुआत से। शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए pu बराबर लिखा जाएगा 0 के। अब pu का जो मान हमें दे रखा है, pu का मान हमें दे रखा है 4u² और प्लस के 8u बराबर में है 0। जब केवल हमें ऐसे पद दे रखे हो जिनमें केवल और केवल चर राशि के पद हो, तो उस चर राशि को हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर जो भी संख्याएं कॉमन आ रही हैं उन सभी को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, एक तो 4 का भाग है वो दोनों संख्याओं में जा रहा है, इसके अलावा u की 1 घात है वो दोनों के अंदर विद्यमान है, तो u को कॉमन ले लेते हैं। पहले पद से हमारे पास 4 को हमने कॉमन ले लिया, u की 2 घात थी, 1 घात को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे u की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह प्लस। दूसरे पद में हम देखें तो यहाँ से u को तो हमने कॉमन ले लिया, 8 में से 4 को कॉमन ले लिया, तो 8 में 4 का भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 4 गुना 2, ब्रैकेट बंद बराबर में 0। अब ये जो संख्यात्मक मान है गुणा में, इसको दूसरी तरफ भाग में भेज देते हैं। तो इसका स्थानांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो बाईं तरफ बचेगा u, ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0 के भाग में आ जाएगा 4। तो u ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं हमेशा 0 आता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं गुणा के रूप में आ गई, और इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, और 2 संख्याओं का गुणा 0 के बराबर तभी हो सकता है जब उनमें से कम एक संख्या 0। तो या तो इनमें से जो पहला पद है u, इसका मान 0 हो सकता है, तो एक तो u का मान 2 आ गया, या फिर जो हमें ब्रैकेट दे रखा है u प्लस 2, इसका मान 0 हो सकता है। अब अगर इसका मान 0 होगा तो u के प्लस में 2 है, दाईं तरफ है माइनस में आ जाएगा, तो u बराबर -2। तो इस प्रकार जो हमें बहुपद दे रखा है उसके 2 शून्य हो गए, एक तो u बराबर 0 हो गया, एक u बराबर -2 हो गया। तो हम लिख देंगे कि अतः बहुपद pu के 2 शून्य के, पहला शून्य अल्फा से लिखा जाता है, तो ये तो हमारे पास है 0, वह दूसरे शून्य को बीटा से लिखा जाता है, ये हमारे पास है -2। ये तो हो गए इसके शून्य। अब शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें बहुपद px क्या,
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि व्यापक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, गुणांक ज्ञात करेंगे। तो हमें बहुपद पी यू बराबर दे रखा है 4u² प्लस 8u, और इसकी जो तुलना है ना, पी एक्स की तुलना व्यापक रूप, अब इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो 84u दे रखे है तो u के रूप में लिखा जाएगा au² प्लस bu प्लस c। इसके साथ इसकी तुलना कर देते हैं। व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो u² के गुणांक को लिखा गया a से, और हमारे पास u² का गुणांक आया 4, तो a का मान 4 हो गया। u के गुणांक को लिखा गया b से, और हमारे पास u का गुणांक आया 8, तो b का मान हो गया 8। अचर पद को लिखा गया है c से, और हमारे पास अचर पद आया ही नहीं है इस बहुपद के अंदर, तो जो पद नहीं आए उसका मान 0 होगा, तो c का मान यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस में हम 0 लिख सकते हैं। तो ए बी सी तीनों गुणांक आ गए और हमारे पास शून्य आ गए। अब हम शून्य और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसको देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान है -2, -2 में 0 जोड़ेंगे तो यह आएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, समीकरण नंबर 1। एक हम ज्ञात करते हैं अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान हमारे पास है 0 गुणा बीटा का मान है -2। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया हमारे पास 0, समीकरण नंबर 2। एक हमें ज्ञात करना है माइनस बी बट्टा ए। तो नाउ माइनस बी बट्टा ए बराबर, माइनस बी का मान हमारे पास है 8 बट्टे ए का मान हमारे पास है 4, माइनस बी बट्टा ए बराबर, माइनस की जगह माइनस चिन्ह, 8 में 4 का भाग चला जाएगा 2 बार, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। एक हमें ज्ञात करना है सी बट्टा ए का मान। तो सी का मान हमारे पास है 0 और ए का मान है 4। तो 0 में 4 का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब जो चीज़ हमें देखनी है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, तो ये आ रही है समीकरण 1 और 3 में। तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 में हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर, समीकरण 3 में हमें दे रखा है -2। समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 है, और -2 है वो किसके बराबर है, माइनस बी बट्टा ए के। यही हमें सत्यापित करना था। और दूसरी चीज जो अल्फा बीटा बराबर हमें लेके आना है सी बट्टा ए, तो ये दोनों दे रखे हैं हमें समीकरण 2 और 4 में। तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 के अंदर हमें अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 0, और समीकरण 4 से 0 किसके बराबर है, सी बट्टा ए के। यही दो संबंध हमें क्या करने थे, सत्यापित करने थे। अब इसके बाद में आगे देखते हैं पांचवा पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार के बहुपद दे रखे हैं। पहला बहुपद जिसमें 2 घात का पद, 1 घात का पद और अचर पद दे रखा है। दूसरे टाइप का जो अभी हमने 4 नंबर किया था, जिसमें चर राशि के पद दे रखे हो केवल। और तीसरे प्रकार का जो हमें बहुपद दिया गया है उसमें 2 घात का पद दे रखा है और अचर पद दे रखा है। इस प्रकार के बहुपदों को कैसे हल करते हैं, शून्य ज्ञात करना बताते हैं। शून्य और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो उसका तरीका वही रहेगा बाकी प्रश्नों की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुपद लिखते हैं। चर राशि टी दे रखी है तो बहुपद हो जाएगा पीटी। पीटी बराबर हमारे पास है t² माइनस 15। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद पीटी है, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। पीटी का मान हमें दे रखा है t² माइनस 15 बराबर 0। अब केवल हमें 2 घात का पद और अचर पद दे रखा हो तो अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पे t² बराबर हो जाएगा 15, यानी कि केवल चर राशि और अचर राशि का पद है, तो चर राशि के पद एक तरफ कर लेते हैं, अचर पदों को एक तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर t की 2 घात दे रखी है, दोनों तरफ एक एक पद है, और t वर्ग के रूप में दे रखा है। वर्ग के रूप में दे रखा है तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने पर, अब वर्गमूल करेंगे तो t² है, इसका वर्गमूल तो हो जाएगा t, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 करना, घात आदि करना। तो t की घात 2 है, वर्गमूल करेंगे, घात को 1/2 से गुणा हो जाएगा, 2 के अंदर 2 का भाग एक बार, तो t की घात बचेगी 1 बराबर 15 का वर्गमूल करेंगे। अब वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल के अंदर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, क्योंकि प्लस की संख्या का भी वर्ग वही होता है, माइनस की संख्या का भी वर्ग वही होता है। जैसे कि हम देखें
4 का वर्गमूल है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है, क्योंकि अगर +2 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस के 4 आएंगे और -2 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस के 4 आएंगे। +2 का वर्ग 2 को 2 से गुणा 4, -2 का वर्ग -2 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा प्लस, 2 का 2 से गुणा 4। तो किसी भी संख्या के वर्गमूल में दो चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस। ज्यादातर संख्याओं में हम प्लस लिखते हैं क्योंकि वहां पे हमें मान ऐसे दिए होते हैं जिनमें माइनस के उत्तर आ नहीं सकते, इसलिए केवल हम प्लस चिन्ह लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल के दो चिन्ह लेंगे हमेशा, प्लस और माइनस। तो इस प्रकार टी के दो मान हो गए, टी का एक तो मान हो गया प्लस के √15 और टी का जो दूसरा मान है वो हो गया -√15। तो दो शून्य हो गए, तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः पीटी के दो शून्य, पहले शून्य को लिखा जाता है अल्फा से, अल्फा बराबर √15 और दूसरे शून्य को लिखा जाता है बीटा से, बीटा बराबर है हमारे पास -√15। ये तो हो गए हमारे पास दो शून्य ज्ञात कर लिए हमने। अब शून्य और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करने, तो हमारे पास गुणांक भी होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें बहुपद दे रखा है पीटी बराबर t² - 15, इसकी तुलना व्यापक रूप से करते हैं। तो तुलना व्यापक रूप, और व्यापक रूप हो जाएगा a² + bt + c, जरा से टी आ जाएगी से करने पर। अब इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो t² का गुणांक है a और हमारे पास t² का गुणांक है 1। व्यापक रूप में t की एक घात का गुणांक है b और हमें t की एक घात का पद दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब b का मान हो जाएगा 0। और व्यापक रूप के अंदर अचर पद को c से दिखाए और हमारे पास अचर पद आया -15। अब हमारे पास शून्यक भी है और गुणांक भी है। अब इनके संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, चारों के मान निकालते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान है √15 प्लस बीटा का मान है -√15। √15 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -√15। संख्या दोनों समान दे रखी हैं और चिन्ह विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह की संख्याओं का घटाव होता है, संख्याएं समान है तो इनका घटाव आ जाएगा 0। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, समीकरण नंबर 1। एक हमें अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है, दोनों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा का मान हमें दे रखा है √15 गुणा बीटा का मान हमें दे रखा है -√15। विपरीत चिन्ह की संख्या प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह माइनस आएगा। √15 का √15 से गुणा करते हैं तो किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा में लिखा जाता है उतनी उस पर घात आ जाती है। रूट का मतलब हो गया 15 की घात है 1/2 और इसके ऊपर घात है 2। घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा होता है। 2 के अंदर 2 का भाग एक बार जाएगा, 15 की घात 1 यानी कि -15। नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। एक हमें ज्ञात करना है -b/a का मान, तो -b/a बराबर -b का मान हमारे पास है 0/a का मान है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो -b/a बराबर आ जाएगा 0। नाम देंगे समीकरण नंबर 3। एक हमें ज्ञात करना है c/a का मान, तो c/a बराबर c का मान हमारे पास है -15/a का मान है 1, तो c/a बराबर -15 में 1 का भाग देंगे -15, समीकरण नंबर 4। अब जो चीज़ सिद्ध करनी है वो एक तो 1 और 3 नंबर समीकरण में, तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 1 में हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और समीकरण 3 से 0 किसके बराबर है -b/a के। पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा जो हमें संबंध सत्यापित करना है वो 2 नंबर और 4 नंबर समीकरण में, तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 2 में हमें दे रखा है अल्फा बीटा बराबर -15 और समीकरण 4 से -15 किसके बराबर है c/a के। दोनों संबंध है वो सत्यापित हो गए। अब इसी प्रकार आगे हमें दे रखा है इसका 6 नंबर पार्ट, तो 6 नंबर पार्ट है वो ठीक 1, 2 और 3 नंबर पार्ट की तरह हो जाएगा। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने और फिर उसके बाद में शून्य और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच हमें करनी है।